नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और इस बजट को आत्मनिर्भर यूपी का बजट बताया। सीएम ने कहा कि वर्तमान बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है। यूपी के सीएम ने यह कहा कि बजट में हर घर नल, हर गांव सड़क, हर गांव डिजिटल, हर खेत को पानी, हर युवा को रोजगार और हर जुल्मी को जेल का संकल्प छपा है। उन्होंने यह भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक का भावना से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश का वर्तमान बजट प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया है और इस बजट को पूरी तरह से पेपरलेस पेश किया गया है। यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त में पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खासतौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सत्ता भी कांग्रेस ने गंवा दी है। पुडुचेरी में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नारायणसामी की अगुवाई वाली गठबंधन की सरकार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकी। सोमवार को स्पीकर ने यह ऐलान किया है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में वी नारायणसामी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब यह देखना होगा कि विपक्ष क्या सरकार बना पाता है या फिर पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में एक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद डीपी वत्स ने देश के सियासी हालात पर प्रतिक्रिया दी है। बंगाल पर उन्होंने ये कहा कि बंगाल की सीएम ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू नहीं करने दिया और वहीं बीजेपी की जीत अब वहां पर सुनिश्चित है। वहीं पुडुचेरी में सरकार गिराए जाने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। उसे लेकर के उन्होंने कहा है कि पुडुचेरी में सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे आम जन के लिए हो, सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में दीदी या ममता बनर्जी ने, जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। यानी करोड़ों लोग फ़ायदा उठा गए उन योजनाओं का। फिर वहाँ जो उठा फिरका वाराना ताकतें, कम्युनलिज्म और ख़ासकर हमारे पार्टी वर्कर्स पे अत्याचार, उनका कत्लो गारत, ये उनका बलिदान रंग लाएगा और तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के जैसे मंत्री एमएलए भाग रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ, ये
इस चीज़ का द्योतक है कि जैसे आंधी से पहले परिंदे उड़ते हैं तो डूबते हुए जहाज से वो भाग रहे हैं। जहाँ तक सरकारें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केरल और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन केरल के वायनाड में उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली और इस दौरान राहुल गांधी ने खुद भी ट्रैक्टर चलाया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास करते हैं। उन्होंने मनरेगा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संसद में मनरेगा योजना को कमजोर बता रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये एक तरह से वरदान साबित हुई है। पीएम मोदी को इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ा। उन्होंने ये कहा है कि यूपीए के समय विकास का बड़ा कारण मनरेगा था, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आए। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने रविवार को यह कहा कि भीड़ एकत्र करने से कानून नहीं बदलते। उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन बताएं कि इन कानूनों में किसानों के खिलाफ क्या है और सरकार उसमें संशोधन करने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किसान संगठनों से बार बातचीत की है, लेकिन बातचीत का निर्णय तब होता है जब आपत्ति बताई जाए। उन्होंने कहा कि सीधा कहोगे कानून हटा दो, ऐसा नहीं होता कि कोई भीड़ इकट्ठा हो जाए तो कानून हट जाए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों के साथ पंचायत की और इस दौरान नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का जींद में किसानों के विरोध किए जाने पर यह कहा है कि ये पहले ही सबको पता था कि दिल्ली बॉर्डर पर धरना चल रहा है, जिसके चलते गांवों का माहौल अच्छा नहीं है। इसके बावजूद संजीव बालियान वहां पर जाने की जिद की उन्होंने और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। वहीं पत्रकारों के बीजेपी नेता पर विश्वास के लिए पूछे गए सवाल पर नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें काफ़ी तजुर्बा है। कृषि कानूनों के संबंध में कोई भी फैसला लेने में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो है पंचायत कर रही है किसानों के साथ। ये तो डर हमें पहले ही था। हमने उन्हें मैंने करी थी भाई इस तरह तुम कामों में ना जाओ, भी माहौल ख़राब है, अच्छा नहीं माहौल है। वो दिल्ली बॉर्डर पर धरना चल रहा, तो उन्होंने पता नहीं इस तरह की क्यों जिद करी जाने की, तो विरोध हुआ वहाँ से, काफ़ी विरोध हुआ। तो अच्छा नहीं लगता, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार में उनका विरोध हो रहा। तो आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार भी आगे नहीं आ रही है? नहीं तो आना तो सरकार को ही पड़ेगा आगे, आना तो सरकार को ही पड़ेगा आगे। हम तो वहाँ से बैठे, कोई वो नहीं है बातचीत, कोई वहाँ से ना किसी का उत्साह कम है जाने का, ना कोई वो है बातचीत, सब अच्छा चल रहा काम। तो सरकार को ही तो आना पड़ेगा, गलती तो सरकार ने कर रखी। लालकृष्ण आडवाणी जी है, इसे तो राष्ट्रीय मुद्दा ही मान के सरदार मनमोहन सिंह है उन्हें भी ले, इसे वो ना करे भाई एक पार्टी से सुलझाओगी वो कुछ करेगा। तो इसमें अच्छी तरह से बात करें और इसे फैसले को करे। किसान वहाँ तो नहीं हटने के। आपका मानना है कि यदि राजनाथ सिंह जी आगे आए तो बात इन दोनों किसानों में और सरकार में बन सकती है? नहीं, उनकी एक अच्छी पहल है, उन्हें तजर्बा है, उन्हें उम्र का भी तजर्बा है, उन्हें किसान घराने से है, उन्हें सारा पता, पर उन्हें तो नहीं आन दे रहे में। क्या कारण है? ये तो एक वो ही है बातचीत, जितने चाप भी भरी जाएगी उतना ही बोल लेंगे। नरेंद्र तोमर जी है, उन्हें भी अच्छे है, वे भी आदमी कोई वो नहीं, पर एक शिकंजा है उन पर, एक शिकंजा खिंच रहा, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना, तो क्या होगा। इस तरह से पूछना चाहता है ऐसे कौन लोगों ने उनका शिकंजा कटे क्योंकि सरकार में गए? नहीं, एक तो बताओ उसमें ये संजीव बालियान जी है, ऐसा इन्हें भी छूट दी जा, इन्हें दोनों तरफ तो विरोध हो रहा है। सरकार कह रही कहना था हम अपना गाँवों में जाओ, गाँवों में विरोध हो रहा है, तो क्या करे, उन्हीं की क्या खता है इतनी, चाहे तो उन्हें इतने दबाव में क्यों काम करे, चाहे तो अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आवे, एक अच्छी पहल हो। क्या हम मांग करते हैं कि संजीव बालियान जी? नहीं, हम नहीं मांग कर रहे, हमारी मांग नहीं है, पर हम तो कह रहे जब नहीं सुनाई हो रही तो किसानों के बीच में आवे,
इस तरह के क्या है, इतनी जलीलत तक क्यों रहा जाए उस सरकार में जब जहाँ कहीं सुनाई ना हो। ये तो भाजपा में भी खलबली में छिड़ी अगर एकदम इस तरह का। किसान आंदोलन लगातार जारी है। करीब 3 महीने होने को हैं। लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। इस किसान आंदोलन के कारण अनेकों किसानों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे ही एक और किसान नेता जगीर सिंह की मौत भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण हुई है। गुरदासपुर के एक गांव से किसान नेता जगीर दिल्ली जा रहे थे, जहां पर सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। वहीं जब इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो उन्होंने कहा कि उन्हें मान है कि उनके परिवार का एक सदस्य इस संघर्ष में शहीद हुआ है। मैं इस बुੱਚੜ सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ और सारे इलाका निवासी पूरे पंजाब के किसान इन्हां शहीदियां तो सेध लैके चलो कि किस सोच नूं लैके किस संघर्ष नूं लड़दियां ये शहीदियां होईयां ने और असी उन्हां नूं श्रद्धांजलि इहो सच्ची बनदी है कि उन्हां दी सोच उत्ते पहरा दईए और जिन्नी देर तक काले कानून रद्द नहीं हुंदे उन्नी देर तक संघर्ष लड़ते रहिए और साडा फर्ज बनदा आ कि जिहड़ियां कुर्बानियां साडे करके हो रहीआं ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਟੈਂਕਰ ਵੱਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਂਕਰ ਵੱਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ। ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ? ਮਾਣ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੜੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾੜੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤੇ यूएस के कैलिफोर्निया में भारत के किसान बिलों के समर्थन में कार रैली निकाली गई, जिसमें तकरीबन 100 कारें शामिल थी और कार रैली निकाल करके लोगों ने भारत सरकार की तरफ से बनाए गए किसान बिलों का समर्थन किया है। इसके साथ ही वहां पर रह रहे एनआरआई लोगों ने भी सपोर्ट फार्मर बिल के नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि जब से नए किसान कानून बने हैं तब से भारत के किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे में अब विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों ने अपना किसान कानूनों के समर्थन जो है किसान कानूनों के पक्ष में देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 23 फरवरी को पालीखेड़ा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी और इसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। प्रियंका गांधी 12 बजे किसान महापंचायत में पहुंचेंगी। किसान महापंचायत के बाद प्रियंका गांधी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी करेंगी और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य महेश पाठक ने संयुक्त रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि प्रियंका गांधी के आगमन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका ये कहना है कि पालीखेड़ा में प्रियंका गांधी किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और इस महापंचायत में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की जाएगी। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के नजरिए से कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर ली है। प्रोग्राम है प्रियंका गांधी जी का सर? देखिए, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कल दिनांक 23 फरवरी को पालीखेड़ा मैदान में जो कि सौंक रोड पर है, मंडी समिति के पास पेट्रोल पंप के सामने पधार रही हैं और किसान महापंचायत वो करेंगी। जैसा आपको पता है कि 3 काले कानून किसानों के विरोध में मोदी सरकार ने पारित कर दिए हैं, जो किसानों की उपेक्षा है और किसान बिल्कुल वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उनको अपना बंधक मजदूर पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। उसके विरोध में वो किसानों से संवाद करेंगी। इसके अतिरिक्त जो ज्वलंत मुद्दे हैं यमुना प्रदूषण का,
मथुरा का उसको उठाएंगी वो, और कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार और बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई के बारे में भी जनता के सामने अपने विचार रखेंगे। किस तरह जैसे 3 कानूनों की तो बात की, उसके बाद में यहाँ पर प्रियंका जी इस पे भी जोड़ देंगी कि MSP कानून लागू किया जाए। जैसा आपने आने की बात कही, तो हमारा जैसा प्रोग्राम 11 बजे से है और एक्सपेक्टेड टाइम उनका करीब 12 साढ़े 12 बजे रहेगा और 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पर मंच पर रहेंगी और यहाँ के बाद में वो बिहारी जी जाएंगी और 4 बजे वो देहली पूजन करेंगी और 4:30 बजे मंदिर खुलता है, तो दर्शन करने के बाद में वहाँ से वो दिल्ली प्रस्थान करेंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी व्यवस्थाएं अब तो पूरी हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ से भगवान कृष्ण की नगरी है और यमुना जी का तो ज्वलंत मुद्दा है ही। हम चाहते हैं पूरे ब्रिज को जो है वो तीर्थ घोषित किया जाए, क्योंकि ये सबकी डिमांड है। जब नंदगांव बरसाना ये हो चुका है तो मथुरा क्यों उससे अछूता रहे। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएंगे और मैं समझता हूँ अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर रही और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अमेठी के बहादुरपुर जायस में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की सौजन्य से ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन प्रोजेक्ट ज्ञानार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले की 200 छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन वितरित किए गए और इस दौरान उनके साथ तिलोई विधानसभा के बीजेपी विधायक मंकेश्वर शरण सिंह और RGPTI के डायरेक्टर अखोरी सुधीर कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कृषि कानून पर यह कहा है कि कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्रों में कृषि कानूनों में सुधार की बात कही थी। कृषि कानूनों की आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। हमारे देश के कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसान के सम्मान में चर्चा हेतु अगर वो कृषि बिल पर कोई भी बात करना चाहते हैं तो कृषि मंत्री के ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखें तो शायद उन्हें याद आएगा कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की दृष्टि से उनकी अध्यक्षता में बने मैनिफेस्टो में स्वयं इस सुधार की बात उन्होंने इंगित की है। तो क्या राहुल गांधी अपने बात को सार्वजनिक तौर पर झुठला रहे हैं? दूसरा, नीति आयोग में जिन मुख्यमंत्रियों के कहीं ना कहीं सुझावों को सम्मिलित करके सरकार को सुझाव दिए गए कृषि सुधार, उन सुधारों की दृष्टि से भी कांग्रेस के ही नेता अमरेंद्र सिंह भी उसमें सम्मिलित थे। तो क्या राहुल गांधी अपने ही पक्ष के नेताओं को झुठला रहे हैं? भारत की संसद में और संसद के बाहर चर्चा के बावजूद राहुल गांधी भ्रम इसलिए फैलाना चाहते हैं। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रही और इस दौरान वो कई विकास कार्यों की सौगात क्षेत्र के लोगों को उन्होंने दी। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि मुझे गर्व है कि अमेठी का विकास हुआ है। अमेठी को 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज मिला, कई बाईपास बने। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अमेठी के लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी की जनता ये चाहती थी कि उनके यहाँ का कोई सांसद उनके बीच में रह करके काम करे और ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ की जनता की इस अभिलाषा को मैंने पूरा किया। अमेठी का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, उसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत वार जिला प्रशासन के साथ ई-चौपाल लगा रहे थे ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े। कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत वार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव बात-बात जाती। लेकिन जनता के मन में जो एक प्रश्न था कि क्या अमेठी का कभी ऐसा सांसद होगा जो गांव खेड़े तक संसदीय कार्यकाल में अपने पहुंचेगा, कम से कम मैं अपने आप को
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बेंगलुरु चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के इवेंट को संबोधित किया और कहा कि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का अहम हिस्सा है, जिसके बिना देश एक बड़ा मौका खो सकता है। जब तक प्राइवेट सेक्टर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी, सेक्टर को पर्याप्त सुविधा नहीं दी जाएगी, तब तक भारत बहुत बड़ा अवसर खोता रहेगा। वित्त मंत्री ने यह कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और ज़रूरतों को सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से मिलकर के पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी अहम है। उदाहरण के तौर पर कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माण को देखा जा सकता है। साथ ही बजट 2021-22 को आने वाले दशक के लिए भी उन्होंने अच्छा बताया है। कार्यक्रम में विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी और इन्फोसिस के पूर्व निदेशक टीवी मोहनदास पै और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, कई बड़ी कंपनियों के चेयरमैन भी मौजूद रहे। Been announced a budget which is intending to be directional change, provider of directional change to the country, clearly marking that the Indian economy requires a different kind of approach and a different kind of support post the pandemic. Vaccine is a classic example of how the private sector in India has stood up to strengthen the soft image of India. It's also a budget, of course, for this year and the year next year, because the stimulus package, which is largely dependent on government's borrowing, is aiming at sectors which provide the multiplier effect, which is the infrastructure, which is project funding, where public expenditure is going to be undertaken, so that core sectors can also be the triggers through which. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजन को साकार करना है, बल्कि जन जन तक ये संदेश पहुंचाना भी है कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे कि परिवार पहचान पत्र, ई ऑफिस, अंत्योदय सरल, प्लेवे स्कूल और महिलाओं की सुरक्षा, सक्षम हरियाणा और स्किल डेवलपमेंट इत्यादि पर चर्चा की गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा कौशल विकास मिशन की ओर से तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह कहा है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए इस तरह के कोर्स शुरू किए जाएं, जिससे कि उन्हें रोजगार से अच्छे अवसर मिल सकें और साथ ही कौशल विकास से जुड़े कोर्सेज का सर्टिफिकेशन विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला से करवाया जाए, ताकि लोगों में इन कोर्सेज के बारे में विश्वसनीयता बढ़े। दरअसल मुख्यमंत्री सोमवार को यहां पर हरियाणा कौशल विकास मिशन की ओर से तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के और बढ़ती महंगाई को लेकर के मनोहर सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहे घोटालों को रोकते ही सरकार की आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ाने पे लगे हुए, जैसे ग्राम सचिव की पोस्ट थी, वो एग्जाम हुआ, वो पोस्ट विड्रॉ हो गई, पीजीटी संस्कृत हो गई और अब आज टीजीटी इंग्लिश भी कर दी, ये विड्रॉ कर ली। ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे में 1500 बच्चे लगाए थे वो हटा दिए। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के जो हमने पॉलिसी बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, उसको भी बिल्कुल इन्होंने निरस्त कर दिया। अब आगे स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी स्पोर्ट्समैन होगा, ना तो HCS भर्ती होगा, HCS बन सकेगा, ना HPS बन सकेगा। अब तो वो 2 ही पोस्ट पे जा सकते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, एक तो जूनियर कोच और एक डिप्टी डायरेक्टर। जो डिप्टी डायरेक्टर भर्ती होगा वो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो जाएगा, कोई आगे उसके प्रमोशन के वेन्यू नहीं है।
इसी प्रकार से जो हमने पैरा ओलंपिक्स थे उनको बराबर का वो दिया था, इस पर भी उन्होंने जो है वो कर दिया कि भी पैरा ओलंपिक्स को केवल ग्रुप बी की ही नौकरी मिल सकती। महंगाई, जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 दशमलव कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है, घोटाले जो आए हैं आपके सामने, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो और शराब का घोटाला, उसकी तो कहानी अलग है। एसआईटी बनाई गई, आज तक एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। और जो मेरे को पता लगा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन पब्लिक होगी ये सरकार हिल जाएगी, क्योंकि वहां बाय नेम उन्होंने कुछ अंकित किए हैं। अब उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास हो रहा है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री में हजारों करोड़ के घोटाले हो गए, लेकिन राहत देने का काम नहीं, घोटाले रोको आपकी वैसे। हरियाणा के रेवाड़ी में एक छात्र ने व्हाट्सएप के मुकाबले एक ऐसा ऐप बनाया है। बीटल नामक इस ऐप से व्हाट्सएप की तरह ही सभी तरह की सुविधाएं इसमें हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी हार्दिक को बधाई देते हुए नए प्रोजेक्ट को तकनीक विभाग में भेज करके हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और बता दें कि हार्दिक कुमार रेवाड़ी के कैम्ब्रिज स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र है और विज से मुलाकात में हार्दिक ने ये बताया है कि उनके द्वारा बनाया बीटल सोशल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है और इसमें व्हाट्सएप की तरह ही डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, फोटो, पीडीएफ शेयर करने के साथ साथ ऑडियो वीडियो कॉलिंग की भी सुविधाएं दी गई हैं। हार्दिक ने यह बताया है कि बीटल ऐप प्राइवेसी को लेकर के पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसके संदेशों और कॉल को किसी भी तरीके से तीसरे पक्ष द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। और उसके बावजूद मैंने थोड़ा सा कोर्स कर एक एप्लीकेशन बीटल नाम से एक एप्लीकेशन क्रिएट करी और 3 महीने बाद उसको लॉन्च कर दिया। बीटल के ज़रिए आप फ्री वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। उसमें आप डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, फाइल्स, पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, फ्री वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग। ये तमाम फीचर जो आपको व्हाट्सएप में उपलब्ध कराए जाते हैं वह बीटल में भी उपलब्ध है, जो कि एक भारतीय एप्लीकेशन है। तो अभी इसमें क्या डिफरेंट है और उससे बाकी जो है? बाकी डिफरेंट यही है कि जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, तो फेसबुक उनमें से कीवर्ड, व्हाट्सएप में से कीवर्ड उठा के अपने उसमें टारगेटेड ऑडियंस को एड्स दिखाने के लिए करती है। ऐसा हमारे बीटल में नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म फेसबुक या गूगल जैसा है नहीं। अगर फ्यूचर में मुझे काम कर मैं वैसे रतन टाटा जी से इंस्पायर्ड हूँ और फ्यूचर में मुझे अगर इस आइडिया को लेकर रतन टाटा जी के पास जाना पड़ा तो मैं ज़रूर उनको ये आइडिया बताऊंगा और उनके साथ काम करना चाहूँगा। इस बच्चे के बारे में कि बहुत ही मुश्किल है, बल्कि असंभव जैसा लगता है कि इतना छोटा बच्चा और इतनी अचीवमेंट को वो ले रहा है। हमारे स्कूल में 9th क्लास में वो बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल है और हम उसको बहुत अच्छी सी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारा पूरा स्कूल उसकी फैमिली को और उसको ब्लेस करता है और वो बहुत आगे बढ़ेगा। देख लेना, अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो पूरे इंडिया में नाम। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी इस पूरे मसले पर कर दी गई है। इसके बाद अब लापता लोगों की परिजनों को मुआवजा मिलने में आसानी हो सकेगी। और सोमवार को चमोली जिले में आई आपदा का 16वां दिन है। ऋषिगंगा में आई इस आपदा के बाद से तपोवन सुरंग और बैराज साइड से मलबा हटाने का काम जारी है। हालांकि बार बार सुरंग में हो रहे पानी के रिसाव के कारण खुदाई में मुश्किलें आ रही थी। अभी भी वहां पर मुश्किलों का सामना टीम को करना पड़ रहा है, लेकिन एनडीआरएफ का ये कहना है कि सुरंग में 171 मीटर तक खुदाई हो चुकी है और लगातार शवों की बरामदगी भी हो रही है।
रविवार को भी बैराज साइड से 2 शव और सुरंग से 1 शव बरामद किए गए हैं। अब तक 68 शव और 28 मानव अंग बरामद किए गए हैं, जबकि 136 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी ने आपदा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के चलते एनटीपीसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में माले के गढ़वाल सचिव ने यह कहा है कि आपदा के बाद किए गए रेस्क्यू और रिसर्च अभियान में प्रशासन और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी सामने आई। उन्होंने एनटीपीसी की तर्ज पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में मारे गए लोगों को भी मुआवजा दिए जाने की मांग की है और मुआवजे की राशि 50 लाख करने और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग उठाई है। इस मौके पर राज्य कमेटी सदस्य अतुल सती भी मौजूद थे। हरिद्वार में अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने महाकुंभ की तैयारियों की व्यवस्था की दृष्टि से चंडी टापू पर निर्मित हो रहे मीडिया सेंटर में वीवीआईपी मीडिया और आमजन के प्रवेश को लेकर के विचार विमर्श किया है। उन्होंने ये बताया है कि आनंद वन समाधि की ओर से वीवीआईपी लालजी वाला से मीडिया और आमजन के लिए आवागमन की व्यवस्था रहेगी। वहीं चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट की ओर से भी आमजन आवागमन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित भी किया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम में 1-1 रुपए की कटौती की है और ये कटौती रविवार आधी रात से लागू हो गई है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल सरकार ने प्रदेशवासियों को ये मामूली सी सही लेकिन राहत जरूर दी है। बता दें कि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उल्लेखनीय है कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे पहले मेघालय सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 7 रुपये की छूट दी थी। देश के कई राज्यों में तेल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गए हैं। हमारी बंगाल की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज से 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। ये सभी को नज़र आ रहा है कि ये जो है पॉलिटिकल एक स्टंट है। जो विधानसभा का इलेक्शन है उसे मद्देनज़र जो 1 रुपया लीटर कम किया गया। आज आप पुराना रिकॉर्ड वगैरह देखोगे तो पहले आज से 5-7 साल पहले जो टैक्स ले रहे थे उसके परिमाण में आज जो है काफ़ी गुना ज़्यादा का टैक्स ले रहे हैं राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट। आज इससे मैं एक अच्छा इनिशिएटिव बोलूँगा कि ममता बनर्जी ने दीदी ने एक पहल की है। 1 रुपया लीटर भी कम करना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने किया, चाहे इलेक्शन के मद्देनज़र हो या जो भी हो, किया है। मैं उसे अच्छी एक पहल बोलूँगा। अब सिर्फ 1 रुपया लीटर पर्याप्त नहीं है। जहाँ राज्य सरकार 20, 25, 30 रुपये लीटर का टैक्स ले रही है, वहाँ जो है 1 रुपये लीटर में क्या होता है। जो पहले के दिन में 15 रुपये या 20 रुपये टैक्स लेते हैं, आज फिर भी तो पहले के मुकाबले में अभी अगर कंपेयर करेंगे तो 8-10 रुपये लीटर का टैक्स ज़्यादा ले रही है। तो उनको उसी हिसाब से किफ़ायत करना। और यही चीज़ मैं आज की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, उनको मैं बोलूँगा आप भी यही इस हिसाब से कुछ करो। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP
न्यूज पर। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के करनाल में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के कांग्रेस 1 मार्च को सड़क पर उतरने वाली है, जिसको लेकर के हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी भी मौजूद रहे। गोगी ने यह कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ते दामों में केंद्र सरकार का इतना बड़ा घोटाला है कि पिछले 70 सालों में जितने घोटाले हुए हैं वो भी कम हैं। बता दें कि गोगी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दे दिया है। गोगी ने यह कहा है कि कोई भी सरकार बिना घोटाले के नहीं चल सकती। वहीं सुभाष बत्रा ने यह कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर सरकार कोई सुध ले नहीं रही है। ऐसे में सरकार को जगाने के लिए 1 मार्च को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो बिना इंटरनेशनल रेट बढ़े रोज रेट बढ़ रहे हैं, ये कितना बड़ा स्कैम है। मैं पहले भी, जब मैं प्रधान था ऑल इंडिया का पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, तब भी मैंने बयान दिया था कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इस स्कैम का जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कैम है कि हिंदुस्तान में 70 साल में जितने बड़े घपले हुए ना, सारे मिला के भी उससे बड़ा घपला ये डेली प्राइस चेंज जो हो रहा है। यानी आप मान रहे हो 70 साल आपकी सरकार थी, घपले हुए उसमें? और यार घपले, आप मतलब बारीकी में न जाओ, बिना घपले के सरकार। एक तो किसानों के खिलाफ काले 3 कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि 1 काल की दूरी पे। मैं ये कहता हूं कि अगर वो 1 काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठिए, सुनो। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 200 से ज़्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द समेत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया और ABVP के कार्यकर्ताओं मुरादाबाद के KGK कॉलेज और हिंदू कॉलेज की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई है। और विरोध करने वाले ABVP कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि हिंदू कॉलेज में PSC के जवान छात्राओं पर भद्दे कमेंट करते हैं और साथ ही उनके आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि उनका काम सिर्फ सुरक्षा का है। समस्याओं में से जो हिंदू महाविद्यालय है, हिंदू महाविद्यालय के अंदर इतना भय का माहौल कॉलेज परिसर, कॉलेज के स्टाफ द्वारा और वहाँ के तैनात सुरक्षाकर्मी जो PSC वहाँ लगाई गई है, ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया है कि कॉलेज के छात्र छात्राएं, कॉलेज में 14,000 छात्र छात्रा रेगुलर होने के बावजूद भी 100 छात्र छात्रा कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। उनके साथ इतनी बदतमीजी करती है वहाँ के कॉलेज स्टाफ, और वहाँ का सुरक्षाकर्मी उनके साथ इतनी अभद्रता वहाँ करते हैं कि वो कॉलेज में बच्चा आने से डरता है। इसलिए आज भी वहाँ 100 कॉलेज में 100 बच्चे भी आपको नहीं मिलेंगे देखने को। तो एक मांग हमारी ये भी है। ऐसे ही कुछ वहाँ ऐसे शिक्षक हैं जो 12, 1, 2 बजे आते हैं और साइन करते हैं और पढ़ाने की क्लास के नाम पर बिल्कुल शून्य है, और उसके बाद 2 बजे के बाद वो 1 बजे के बाद चले जाते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के सियासत भी तेज होने लगी है। महाराष्ट्र के मुंबई में कई जगहों पर शिवसेना की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर भी लगाए गए हैं। खासतौर पर बांद्रा इलाके में शिवसेना की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों वाले बैनर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि क्या यही हैं अच्छे दिन, और साल 2014 के गैस और पेट्रोल डीजल के दाम लिखे गए हैं। उसके साथ ही अब 2021 के दाम भी वहां पर लिखे गए हैं। पेट्रोल पंप के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के यूपी के महोबा में सैकड़ों ऑटो चालकों ने हड़ताल की और ऑटो चालकों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से आवागमन ठप रहा। हड़ताल के कारण दूर दराज से आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। यहाँ पर हड़ताल किए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है और ये जितने यूनियन के सदस्य हैं वो जाने नहीं दे रहे, कमरे ही नहीं जाने दे रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार से गुजारिश करते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करें, जिससे क्या जनता को मतलब की सहूलियत हो, उनके मतलब की क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और जनता के लिए मतलब कुछ मतलब नियम कानून बनाए कि अच्छे से उन्हें मतलब फॉलो करना पड़े। सरकार से सब लोग यूनियन सबके लिए मतलब कर रही है कि मतलब अच्छा ठीक ठाक किराया मतलब हो जाए। 20 से 25 डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो उसको मतलब किराया भी बढ़ाना। सर हम डीजल पेट्रोल गैस के दाम महंगे हो रहे हैं, इसलिए हम लोग सब लोग एकत्रित होकर सभी टेम्पो वाले और अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं डीएम साहब के पास, महंगाई कम करें। वैसे अभी फिलहाल में आप लोग ऑटो से जो कमाई करते हैं तो क्या उससे पूरा घर बार चल जाता है आप लोगों को? नहीं साहब चल पा रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम आदमी का तेल निकाल दिया है। इस साल में कई बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है और पेट्रोल डीजल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि करनाल में पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है और वहीं डीजल ने भी 80 के आंकड़े को पार कर लिया है। लोग बाजार में तो आ रहे हैं पर खरीदारी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने बाजार के ज़रूरी सामान, फल सब्जियों की कीमत पर असर डालना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तो पेट्रोल की कीमतों ने 100 रुपये के आंकड़े को भी पार कर दिया है। देखिए, कोरोना जैसी भयंकर महामारी की मार ने वैसे ही गरीब आदमी के होश ठिकाने लगा दिए हैं। जहां आज किसान मजदूर बेचारे गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए हैं और वहीं आए दिन मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि आम गृहिणी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज रसोई के दाम इतने बढ़ गए हैं और आए दिन जो सिलेंडर है वो भी अपनी चरम सीमा पे हैं और हर दिन जो महीने के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर जन के अंदर निराशा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मोदी से निवेदन है कि मोदी जी, ये गरीब लोग हैं, एक तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने वैसे ही रोजगार छीन लिया है, ऊपर से इतनी आज महंगाई हो गई है कि बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में होते थे तो बड़े बड़े वादे करते थे कि महंगाई कम करेंगे, ये महंगाई डायन हो गई, ये हो गई। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। लगातार रसोई के गैसों में भी जो हमारी गृहिणी है बढ़ोतरी हो रही है दामों में, उनको देखते हुए भी आज जो गृहिणी का अपनी रसोई घर को चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और पेट्रोल और डीजल के दाम तो। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर चलाकर के विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई कम करने की बात कहकर के सत्ता में आई थी, तो अब सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर चुप क्यों है, उनको इस पर बयान देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर के अपना समर्थन किसानों को दिया है और बिहार में किसानों की स्थिति का उदाहरण देकर के किसान कानूनों को सही नहीं ठहराया गया। हरियाणा के पलवल जिले के विधानसभा क्षेत्र होडल के पूर्व कांग्रेस विधायक उदय भान ने प्रेस वार्ता की है और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उदय भान ने यह कहा कि बीजेपी के शासनकाल में आए दिन पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आज महंगाई चरम सीमा पर है। और उदय भान ने यह भी कहा है कि महंगाई की मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। निरंतर बढ़ रही महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी 24 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेगी और उन्होंने ये भी बताया है कि विरोध प्रदर्शन करते हुए होडल एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसका उपलक्ष्य सीधा है, जो गैस के दामों में 2 महीने के अंदर अंदर 250 रुपये बढ़ाए हैं, उसी तरह से डीजल का और पेट्रोल के जो दाम
पिछले 12 दिन से लगातार दामों में वृद्धि हो रही है और इस 2 महीने के अंदर अंदर 20 रुपये के लगभग डीजल के और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। इससे आम आदमी की कमर टूट गई, सबका जो है बजट बिगड़ गया। आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है, इस सरकार को कोस रहा है। इस सरकार को चेताने के लिए देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर के जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं इसी कड़ी में पटियाला के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में महिला किसान और पुरुष किसान पहुंचे। बच्चों के साथ धरना देने के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे और इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डिप्टी कमिश्नर को मोदी सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और अपना रोष जाहिर किया। ਇਹ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ। वहीं 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेले के समापन के दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शनी मेले का फीता काट करके शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने भ्रमण करते हुए दुकानों को देखा और इसके बाद मंत्रोच्चारण के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर कैलाश चौधरी के साथ कई मंत्री और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन आज बांदा में किया गया, जिसमें हज़ारों किसानों ने भाग लिया और यहाँ पर कृषि के जो उपकरण हैं या कृषि के जो नए नए प्रयोग किए गए हैं, नई वेराइटियाँ हैं, उनके बारे में प्रदर्शनी लगाई गई और जो लगातार पिछले 3 दिन से ये आयोजन चल रहा है, जिसमें 7 प्रदेशों से किसान आए और उन्होंने यहाँ पर वेराइटियों को देखा और किसान के कैसे बढ़े तो इसके लिए ये देखा और जिसका निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान को लाभ होगा और किसान की इनकम डबल कर। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन FATF के सदस्य देश उसकी राय से सहमत नहीं है। इस पर रक्षा विशेषज्ञ SP सिन्हा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो आपको सुनवाते हैं। ने कहा है वो सही वक्तव्य दिया है। सच तो ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट तो हटाने से तो बात छोड़िए, उसको तो ब्लैक लिस्ट, काला लिस्ट में डालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य बिंदु है, एपीसेंटर है। पहली बात, पाकिस्तान की आर्मी मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवादी इंस्टीट्यूशन चलाती है, ट्रेनिंग सेंटर है। पाकिस्तान आर्मी हाफिज सईद ऐसे लोगों को स्टेट प्रोटेक्शन देती है, मसूद अजहर को, और टेरर फंडिंग करती है। उसका सबूत है FATF के पास। एक और बिंदु की 27 में से 6 पॉइंट पाकिस्तान ने उस पर कोई हरकत नहीं किया है। एक्चुअली 27 में भी जो बाकी पॉइंट भी 21 हैं वो पार्शल हैं, फुल नहीं है। तो सवाल ये होता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तो छोड़िए, ब्लैक लिस्ट में डालिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? हमको लगता है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी, देखिए कोई भी लीगल सिस्टम रूल ऑफ मेजॉरिटी पे चलता है। तो FATF का प्रोसीजर फंक्शनल जो मेथोडोलॉजी उसको रिवाइज करो। और क्या? रूल ऑफ मेजॉरिटी। 11 देश कहता है ब्लैक लिस्ट में डालो, डाल दो। क्योंकि ग्रे लिस्ट है तो ब्लैक लिस्ट में डालना असंभव है। जब तक ये कोई रूल है कि 3 देश यदि कह दिए, मना कर दिए, तो नहीं हो सकता है। और 3 देश तो रेडीमेड उसके दोस्त है, मलेशिया, टर्की और चाइना। तो कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। क्या ये पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता ब्लैक लिस्ट में? पूरा विश्व जानता है कि डिज़र्व करता है। तो यूरोपियन देश का वक्तव्य सही है और पाकिस्तान को झटका मिलना चाहिए ब्लैक। उत्तराखंड के लाल कुआं में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद के नेतृत्व में हाथों में तख्ती और सिर पर सिलेंडर रखकर के प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता कार रोड पर एकत्रित हुए, जहां से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कई मार्गों से पदयात्रा के रूप में जुलूस निकाला गया। और इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने यह कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन बीजेपी की गलत नीति और बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बाजार में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इससे महंगाई बढ़ती जा रही है और समाज का हर वर्ग दुखी है।
कांग्रेस कमेटी में आज ये पैदल जो महंगाई के विरोध में ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया और उसमें रसोई गैस की महंगाई जो 100 रुपये इनने दो महीने के अंदर बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और उसके बाद हमारे जो खाद्य सामग्री जो हमारी डेली रूटीन की खाद्य सामग्री है, चाहे दाल हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, सब चीज़ में रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं। आज पूरे ब्लॉक में हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर पैदल मार्च पास और पद यात्रा की गई। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं इस भाजपा सरकार से, आपने जो 2014 में हम लोगों से वादा किए थे अच्छे दिन के, तो ये अच्छे दिन आपके कहाँ गए? हमारे कांग्रेस पार्टी के हमें जो पुराने दिन थे वो लौटा दीजिए और इसका सबक 2022 में जनता इनको देगी और हर बूथ में कांग्रेस विजय होगी। हमने को महंगाई चरम सीमा पे इस समय आप जैसा आप देख रहे हैं, चारों तरफ 100 रुपये पेट्रोल हो चुका है। पूरी जनता परेशान है महंगाई से। उसी के उसमें प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में हमने 10-10:30 बजे के आसपास हमने ये पदयात्रा दी। हमारी हम आज तो धन का कार्यक्रम नहीं था, पदयात्रा थी हमारी। पदयात्रा की हम लोगों ने। भाजपा सरकार किस मोर्चे में फेल हो गई है? हर मोर्चे फेल हो गई, विकास की सब मोर्चे फेल है। किसी आप बता दीजिए किस मोर्चे पे पास से बता दीजिए मुझे, मैं मान जाऊंगा किस मोर्चे पे आप लोगों ने परचम लहराया है। हर मौके पे फेल चुकी है। महंगाई पे तो आम आदमी बेचारा परेशान हो चुका है। गरीब तबका अब खा नहीं सकता है, मीडियम क्लास आदमी कुछ कर नहीं सकता। बस देश में बस पूरे हिंदुस्तान में 2 लोग रह गए हैं, अंबानी और अडानी, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। ये हमारे हरिद्वार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। देश में किसानों पर लागू किए गए 3 काले कानूनों और गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न के मूल्य में लगातार हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क पर कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर के प्रदर्शन किया और उसके बाद पदयात्रा निकाली गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के हिसार में एडीजे गुरविंद्र की अदालत ने 2 लोगों को गोली मारकर के हत्या करने और 6 लोगों को घायल करने के मामले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ 1,89,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले अभियोजन के अनुसार नारनौंद के गांव बड़छप्पर में फरवरी 2010 के शामलाती भूमि पर करड़ी को कब्जाने के दौरान हुए विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर के हत्या करने और अन्य 6 लोगों की हत्या के प्रयास के मामले में 12 लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है। और आपको बता दें कि इस मामले में 15 आरोपी थे। इनमें से 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है और एक जुवेनाइल है। वहीं मामले पर अधिवक्ता महेंद्र सिंह नैन ने बताया है कि अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्होंने ये बताया कि फरवरी 2010 को रामकेश की शिकायत पर नारनौंद थाने में धारा 148, 149, 307, 302 और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। मामला जमीन के साथ साथ जो मुद्दई पार्टी उनकी मैन्योर पिच थे, रूढ़ी बोलते हैं उनको, तो उन पर ये कब्जा करना चाहते थे। इनसे कई दफ़ा पंचायत करके भी हाथ जोड़ के कहा गया भी आप ये हमारी रूढ़ियों पर कब्जे मत करो। तो उन्होंने कहा जी हमारी ज़मीन है, हमारा कब्जा है और वहाँ पर हमारा 50 साल का, लेकिन ये कोर्ट्स ने भी खारिज कर दिया था इनका ये कथन। आज 2010 से ये केस चल रहा था। आज इसमें सज़ा सुनाई है। 12 आदमी थे, टोटल मुलजिम इसमें 15 थे, 2 की डेथ हो गई थी, 1 जुवेनाइल है। 12 आदमी यहाँ ट्रायल फेस कर रहे थे। तो उसमें 12 आदमियों को 302 में उम्र कैद, 307 में 10 साल और आर्म्स एक्ट में 1 में 5 साल और 1 में 3 साल और टोटल। बिजनौर में जल निगम विभाग के कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल पाने के कारण जल निगम कर्मचारियों का सोमवार को 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा और कर्मचारियों का यह कहना है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला और इस वजह से लगभग 40 कर्मचारी इलाज के अभाव से मर चुके हैं और कर्मचारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा ना होने की दशा में आगे रणनीति प्रभावी ढंग से चलाने की चेतावनी भी दी है और सीएम योगी से अधिकारियों के साथ बैठक कर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की बात भी उन्होंने कही है। कब से धरना चल रहा, क्या मांगे हैं आपकी? ऐसा है कि करीब अब 6ठा महीना हुआ जा रहा है। फरवरी में भी कुछ ही दिन बचे हैं। 6 महीने से हमारे पेंशन
वेतन कुछ नहीं मिल पाया है। और मुख्य कारण ये है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश जल निगम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीवरेज, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई का काम कराता है और इसकी एक ये विशेषज्ञ संस्था है। परंतु ये जल जीवन मिशन कार्यक्रम जो आया है इसका नोडल इन्होंने लघु सिंचाई को बनाया है और इसके कोरोना काल में दून अस्पताल में पीआरडी और ओपनल के माध्यम से रखे गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दून अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा काटा और साथ ही अस्पताल के बाहर ही धरने पर भी वो बैठ गए। दरअसल इन कर्मियों की 28 फरवरी के बाद से सेवाएं खत्म हो रही हैं, जिसको लेकर के सभी के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है और टेम्परेरी तौर पर रखे गए कर्मचारियों का ये कहना है कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए, न कि बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अवैध शराब के खिलाफ एसएसपी ऊधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और उन्होंने अवैध शराब माफियाओं समेत संबंधित थाना चौकी प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। विदित हो कि अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, जिस पर लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी को देखते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने मामले को संज्ञान में लिया और जिले को अवैध शराब से मुक्त कराने के लिए अपनी ठोस रणनीति बना डाली। अंबाला की काकरू गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी महज 3 महीने पहले ही हुई थी और सोमवार दोपहर बाद वो अपने कमरे में मृत पाई गई। बेटी की मौत की खबर पाकर के मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बेटी के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मृतका के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि या तो उनकी बेटी की हत्या की गई है या फिर उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल मृतका के परिजन अब कानून से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बेड पर पड़ा था और अब मृतका के परिजनों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और फिलहाल मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए शहर के नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। एक नवविवाहिता औरत हरदीप कौर पत्नी गुरचरण सिंह के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर मैं SHO बलदेव नगर व चौकी इंचार्ज तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जाके निरीक्षण किया तो वहां पे जो डेड बॉडी थी वो नीचे बेड पे लटाई हुई थी। पूरा मुआयना करने के बाद डेड बॉडी को मोर्चरी में सिविल अस्पताल में ले जाया गया। इसी दौरान मृतका के वारिस गांव खजूरी मंडी थाना लालरू जिला मोहाली से आगे थे, तो उनके द्वारा इस संबंध में स्टेटमेंट दी गई है और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में दर्शाया है कि ये उनका दामाद गुरचरण सिंह और उसकी माता किरणदीप कौर दहेज के लिए उसे तंग करते थे, जिस कारण ही उसने क्या है सर जी, महीने के बाद कुड़ी तंग करने लग गए थे जी। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी जी 11वें महीने की 1 तारीख को जी 2020 को 3 महीने 3.5 महीने जी। तो झगड़ा करने दे जी लड़की को मेरी को जी 7 तारीख को मैं गाँव में छोड़ा पर होना, तो फिर चिड़ के भेजी जी भी बोल्ट मोटरसाइकिल दिया गड्डी लेनी थी। मैं तो कहा तो जी फिर मन समझाया भी टाइम कट के दे दूँगा चल। मैं फिर 10 तारीख को ले आया था जी। फिर जी अज 12 बजे वो काम कर दिया, फ़ोन कर दिया जिन्हें आपो मेरे पा मार मूर्खा जी ने। लड़की का क्या नाम था? और लड़की का नाम हरजीत कौर जी। हरियाणा के करनाल जिले में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में एक ही घर के 2 चिराग बुझ गए। एक ट्रक सड़क के किनारे दौड़ रही बाइक पर पलट गया और हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नकुड़ क्षेत्र के गांव ढांडा माजरा के निवासी थे। इनकी पहचान हिमांशु पुत्र राजेंद्र और दीपक पुत्र सुमा के रूप में हुई है और दोनों युवक तरावड़ी की मॉडर्न डेयरी में काम करने के लिए आए हुए थे और काम खत्म करने के बाद वो अपने घर उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे। वहीं हादसे का मुख्य कारण घनी धुंध को माना जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है और हादसे की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी है।
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चलिए, मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।